भारत सरकार आज के टाइम पर इस मुगल इतिहास को पढ़ाने से कतरा रही है। अब आप ही मुझे बताओ कि क्या हम उनके योगदान को समाप्त कर सकते हैं? अगर वो आए हैं देश में, रहे हैं देश में, उन्होंने काम किया है, तो उनके हम काम को उनको हम हटा सकते हैं? हिंदुओं की लड़ाई भी तो उन्हीं से हुई है ना। अगर आप हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ाओगे तो आपको उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। आप चाहते हो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना, लेकिन बिना अकबर को पढ़ाए आप महाराणा प्रताप जी को पढ़ा ही नहीं सकते। महाराणा प्रताप साहब की रेलेवेंसी तभी है जब अकबर है। अकबर नहीं तो महाराणा प्रताप नहीं, और अगर महाराणा प्रताप नहीं तो अकबर भी नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को पढ़ाना पड़ेगा हमें, तभी हम जान पाएंगे। समझ में आई बात? और ये सत्य है कि अकबर ने पूरे मध्यकाल में हिंदू राजाओं को अपने अधीन किया है, अपने अधीन किया है। ये झूठ तो है नहीं, तभी तो वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह बनता है ना। वो अभी तो वो बादशाह बना है ना भाई। अगर हिंदू राजा अपने आप को संगठित कर लेते, एकजुट कर लेते, तो फिर अकबर कैसे उन पर शासन कर पाता? लेकिन वो तो आपस में एकजुट हो नहीं पाए। इसी कारण से, इसी चीज का फायदा उठाकर अकबर ने उनको एक एक करके तोड़ा और अपने में मिला लिया। समझ में आई बात? तो ये है कहानी। तो इस कहानी को पढ़ेंगे, जब तक हम अकबर को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस कहानी को भी नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आई बात? तो अकबर भी उतना ही रेलेवेंट है पूरी हिस्ट्री में। भारत के इतिहास में अब अकबर है तो है, कुछ भी किया नहीं जा सकता भाई, और पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि है वो और एक महान शासक है। मैं नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं, मैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख रहा हूं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अकबर एक बहुत ही कुशल राजा है और इसे कोई भी मना नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? मैं योद्धा के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं, मैं दयालुता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ प्रशासन के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। और प्रशासन के दृष्टिकोण से उसने अपने आप को बहुत ही प्रशस्त प्रशासन स्थापित किया, जो जिसका परिणाम है कि उसके शासन काल में मुगल साम्राज्य सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचा। ये सत्य है और इसे कोई मना नहीं कर सकता। तो चलिए इसी को विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आपका मुगल साम्राज्य। क्या है आपका मुगल साम्राज्य? 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास की एक निर्णायक एवं युगांतकारी शताब्दी थी। इसी शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुआ, जिसने एक नए युग का सूत्रपात किया। यह महान राजनीतिक परिवर्तन था। भारत में मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश ने भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके देश को राजनीतिक एकता ही प्रदान नहीं की, अपितु एक राष्ट्रीय साम्राज्य एवं राष्ट्रीय संस्कृति का भी निर्माण किया। मुगल वंश ने 1526, अंडरलाइन कर लो, मुगल वंश ने 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत में शासन किया। 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक उसने भारत पर शासन किया है। किसने? आपके मुगल साम्राज्य ने। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, देखो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बाबर को जाता है। किसको जाता है? बाबर। बाबर वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान, स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम अगर कोई करता है तो वो अकबर करता है। बाबर आता जरूर है, साम्राज्य को लेकर आता जरूर है, मुगल साम्राज्य को लाने वाला भारत में बाबर जरूर है, लेकिन उसे यहां पर अस्थायित्व प्रदान करने का काम कौन करता है? अकबर करता है। कौन करता है? अकबर। समझ में आया? सुनना अभी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसकी धमनियों में विश्व के दो महान विजेताओं और साम्राज्य निर्माताओं चंगेज खां और तैमूर का रक्त प्रवाहित होता था, द्वारा रखा गया। उसने 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को अंतिम दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 कहां? पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुए हैं? बाबर और इब्राहिम लोदी। समझना? गुलाम दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक है कौन? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। और उसे हराने का काम किसने किया है? बाबर ने। कब किया है? 13 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, ये याद रखना, ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ये 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, आगे सुनो, लिखा भी है को अंतिम दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। तत्पश्चात उसने भारत में 3 और महत्वपूर्ण योद्धा कनवाहा अथवा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी और घाघरा का युद्ध 6 मई को 1529 ईस्वी में विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति को मजबूत बनाया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के बाद उसका पुत्र हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। लेकिन जिस प्रकार से पिता प्रतापी था, पिता राजनीतिक रूप से कुशल था, एक अच्छा योद्धा था, उस प्रकार का योद्धा आपका हुमायूं नहीं था। आपका हुमायूं नहीं था। आगे सुनना, हुमायूं के चरित्र में दृढ़ता और तत्काल उचित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था। वह निरंतर कठिनाइयों में उलझा रहा और अंत में अपने साम्राज्य से भी हाथ धो बैठा। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी और कन्नौज अथवा बलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर उसे भारत भूमि से बाहर निकाल दिया। सूरवंश ने भारत में 15 वर्षों तक 1540 से 1555 ईस्वी शासन किया। जनवरी 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित करके मुगल साम्राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में शेर मंडल में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के पुत्र और उत्तराधिकारी अकबर ने 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। तो जिस दिन से अकबर गद्दी पर बैठता है, उस दिन से आप मान लीजिए कि आपके मुगल साम्राज्य की नींव वास्तविक रूप से भारत के जमीन में गड़ जाती है। फिर उसे 1857 तक कोई हिला नहीं पाता। 1857 तक कोई हिला नहीं पाता। फिर उसे कोई हिला नहीं पाता। समझना की बात? आगे सुनिए। निसंदेह अकबर भारत के मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक महान था। उसे भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तथा राष्ट्रीय सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में एक समान शासन प्रणाली लागू करके मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहली बार भारत के विभिन्न भागों को प्रशासनिक एकता एवं समरूपता प्रदान की।
भू राजस्व संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार करके अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान किया तथा जन सामान्य के जीवन को अधिक सुखद एवं संपन्न बनाया। उसने एक ऐसे लोकप्रिय शासन प्रणाली की स्थापना की जिसकी आधारशिला सैनिक शक्ति पर नहीं अपितु जन सामान्य की सहानुभूति एवं सहयोग पर टिकी थी। ये अकबर की सबसे ज्यादा प्रचलित होने का कारण बनती है कि उसने सेना के बल पर शासन नहीं किया, अपितु उसने प्रेम पर, जन न्याय पर शासन किया है। सुन लो, फिर से सुन लो। उसने सैनिक शक्ति पर नहीं अपितु जन सामान्य की सहानुभूति एवं सहयोग पर टिकी थी। उसने जनता को प्रेम दिया और जनता से उसने प्रेम प्राप्त किया। इसीलिए अकबर महान है। अकबर के महान होने के पीछे उसकी सैन्य उपाधियां नहीं है, उसकी सेना नहीं है, उसकी जनता के प्रति उत्तरदायित्वता है। उसने जो जनता के प्रति प्रेम भरा बर्ताव अपनाया, उसने रूखापन नहीं अपनाया और राजाओं की तरह कि सिर्फ अपनी सेना के बल पर भारत की जनता प्रशासन कर रहे हो ना। उसने भारत की जनता के साथ घुलने मिलने का प्रयास किया। उसने भारत की जनता के साथ घुला मिला और भारत के हिंदू राजाओं की बेटियों से विवाह किया उसने, जिससे कि हिंदू जनता को यह एहसास हुआ कि ये राजा हमें मिलना चाहता है, जिससे कि जनता ने उसे फिर अपने एक राजा के रूप में स्वीकारा। फिर जनता ने उसे अपने राजा के रूप में स्वीकारा और फिर इसीलिए अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने जनता की नब्ज को समझा, जनता की नब्ज को समझते हुए जनता के हिसाब से काम किया। उसने सेना के बल पर नहीं, जनहित के बल पर शासन किया है। जनहित के बल पर, जनता की भलाई करते हुए उसने शासन किया है। इसीलिए अकबर महान शासकों में से एक माना जाता है। अकबर द्वारा पुनर्स्थापित मुगल साम्राज्य न केवल उसके जीवन काल में ही अपितु उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में भी पर्याप्त समय तक सबल एवं सुरक्षित बना रहा, किंतु 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मानो मुगल साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भी अंत हो गया। क्योंकि मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो औरंगजेब ने ही किया था। औरंगजेब की जनता के प्रति जो क्रूरता थी, जनता के प्रति जो उसने क्रूरता अपनाई थी, वो उसी क्रूरता ने उसे जनता के मन से उतार दिया था, जनता के मन से उसे उतार फेंका था। भैया आप जनता को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाओगे, जनता के ऊपर अवैध तरीके के धार्मिक कर लगाओगे। आप जानते हो आप एक हिंदू बहुल राष्ट्र पर शासन कर रहे हैं, फिर भी आप हिंदू बहुल जनता के ऊपर अत्याचार करोगे, भारत के मंदिरों को तोड़ोगे, तो क्या होगा? आपको जनता प्यार थोड़ी ना करेगी फिर। और अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। अकबर ने वो किया जो किसी भी मुगल शासक ने नहीं किया। अकबर ने भारत के धार्मिक यात्राओं पर जो कर लगते थे, टैक्स लगते थे, उन सभी करों को हटवा दिया था उसने। इसीलिए वो जनता में इतना प्यार प्राप्त करता है, इसीलिए जनता उसके प्रति इतना आकर्षित होती। लेकिन इस औरंगजेब ने आज के समय में, भारत में आज के समय में जितनी भी समस्याएं है ना, धार्मिक समस्याएं, उन समस्याओं को पैदा करने में इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है, औरंगजेब का। उत्तर भारत में जितनी भी मंदिरों से, मस्जिदों से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पैदा करने में इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है। इस व्यक्ति के कारण ही भारत में आज जो आपको मंदिर मस्जिद विवाद दिखता है, वो औरंगजेब के कारण ही दिखता है, क्योंकि इसने कट्टरता अपनाई, और जो कट्टरता अपनाता है ना, वो कभी सुखी नहीं रहता। इसीलिए इसको भारत के इतिहास में एक अच्छा राजा नहीं माना जाता।